हाँ, आवाज क्लियर है क्या? एक बार फिर से कमेंट कीजिए जल्दी से। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार प्रवीण, आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। वीडियो भी क्लियर है? जी सर, जी क्लियर सर। चलिए खुश रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखिए बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज है, इसलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम दे लीजिए, आकलन करिए, मूल्यांकन जो करना है वो करते रहिए, प्रश्नों पे अपनी डिबेट भी करते रहिए। ये तरह तरह की जो बातें आएंगी ना, ये एक नहीं 10 तरीके की बातें आएंगी। स्कोर कितना होगा, मेरिट कहाँ तक जाएगी, ये अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी है तो काल की है तो फल की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। और निश्चित रूप से आपके फेवर में ही आना चाहिए। इन्होंने हार्ड वर्क किया है। अब देखिए, अब सारा कुछ दूसरों के हाथ में है, हमारे हाथ में कहने से कुछ होने वाला नहीं है। एक मेरिट का आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा, आप बताना चाहे। हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए हमने जो आकलन किया वो हमने अपना आकलन बता दिया कि हमने लोगों को जहां पे देखा उसके अनुसार हमने बताया। हमने देखा कि लगभग हमने जितने प्रश्न थे उन प्रश्नों पे भी हम थोड़ी सी अपने एक संक्षिप्त जो चर्चा करना चाहे वो हमने किया। हमने देखा कि लगभग कहां तक स्कोर जा रहा है। ऐसा बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि स्कोर नीचे भी आ सकता है। अब वो नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं और कहां पे वो तैयारी कर रहे थे। ऐसे में जो अभी का टाइम है और 2018 का जो टाइम था, बहुत बड़ा अंतर है। 2018 में टेक्नोलॉजी उतनी तेज नहीं हो पाई थी जितना अब है। 2018 में लोग इलाहाबाद आते थे पढ़ने, लोग बनारस जाते थे पढ़ने, लोग गाजियाबाद, दिल्ली, जहां जहां भी होता था डिफरेंट जगहों पर जाते थे। जो नहीं जा पाते थे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, वो किताबों के भरोसे रह जाते थे, नोट्स के भरोसे रह जाते थे। इतना मिक्सअप नहीं था, इतने ग्रुप नहीं थे। आज आपने देखा होगा एग्जाम के पहले बहुत सारे ग्रुप, सक्रिय ग्रुप की मैं चर्चा करता हूं कि जहां कम से कम 150 से 200 लोग सक्रिय लोग थे एक एक जगह पे। ऐसा मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को देखा और हमने कह दिया। हमने देखा कि लगभग 90 प्रश्न ऐसे थे, 90 प्रश्न ऐसे थे जिन पे अगर आप ठीक से कोशिश करते तो कहीं ना कहीं सही हो सकते थे। 30 प्रश्न ऐसे थे जो फुल डिबेट में थे। आपने देखा होगा जितने भी मिलान वाले प्रश्न आए थे सब सरल आए थे। एक आध प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो मिलान वाले प्रश्नों में हमने देखा कि जैसे ही आप मिलान करते थे और एक मिलान करते थे, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाता था। नीट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा सेकंड 3 रो तक चलता था, इसमें हमने देखा एक आध भी क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे जो 3 रो तक चले थे, मतलब 3 सेंटेंस आपको मिलाने पे चौथा क्लियर होता था। लेकिन हमने देखा कि यहाँ कम से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे थे जिनमें आप एक ही ऑप्शन को चेक करते और ऑप्शन नंबर 1 को ही चेक करते तो उस ऑप्शन में वही अकेले उसका सही दिया गया, तो मतलब आपका पूरा वो आंसर ही क्लियर कर दे रहा था जहां पे 100% क्लियर थे। एक मिनट, स्लो का अप्रूवल पेंडिंग आ रहा है, तो मैसेज भी कर दिया है, तो थोड़ा सा इनको इंटर कर लिया जाए। एक मिनट बस ऐसे बने रहिए। अंजलि शौकत कबीर, चलिए सबको मैंने एंटर कर लिया है, बाकी बाद में जो आएंगे जाएंगे वो देखा जाएगा। हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि जो स्कोर का एक लेवल, ऐसे में आपने देखा होगा 4 से 5 प्रश्न आपके जीएस वाले भी बहुत सरल थे। अब जिनका टाइम नहीं मिलता वहां नहीं पहुंच पाए वाला फील आता है, 4 से 5 प्रश्न वो भी कर सकते थे। तो जो एक आंकड़ा बैठ रहा था
हमारे अनुसार कि वहां तक लोग पहुंच गए होंगे, और हमने देखा कि बहुत सारे लोग वास्तव में पहुंचे, लेकिन अभी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल डाउटफुल है, जिन पे हम कुछ अलग बताएंगे, कोई कुछ अलग बताएगा, कहीं से और भी कुछ हो सकता है। आंसर की आने तक बिल्कुल आप शांत हो जाइए। जो हो गया, कहते हैं जब मतदान आपने कर लिया तो अब सिर्फ हार जीत का एक जो र्यूमर होता है वो चलता रहे, बाकी अंतिम दिन बक्सा खुलेगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप बहुत भागी दौड़िए मत, शांत हो जाइए। अगली परीक्षा आपके सामने लगी है। और एक बात बताएं, क्योंकि जो परीक्षा का शेड्यूल था वो जारी हो चुका है, और ऐसे में जुलाई तक का शेड्यूल आपके पास, मई तक का, सॉरी जून तक का शेड्यूल पूरा हो चुका है। आयोग के पास जो यहाँ तक का सिलेबस शेड्यूल था उन्होंने दे दिया है। यह क्योंकि एग्जाम हो चुका है, अगले 1-2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, इसके आंसर की तो जल्दी आ जाएगी। अभी क्योंकि पीछे का भी आंसर की नहीं आ पाया, तो आंसर की भी थोड़ा लेट हो सकता है। आंसर की आने के बाद फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कहाँ, कट ऑफ के लिए। कट ऑफ आने के बाद भी आपको कम से कम 1-2 महीने का, 2 महीने का कम से कम समय मिलेगा। तो इस तरीके से आप मान के चलिए, जो कह रहे हैं ना तुरंत हो जाए, तो तुरंत नहीं हो पाएगा, आप देखते रहिएगा। एग्जाम आपका अब जो पहले आपको मिलेगा वो मिलेगा यूपीटीजीटी, निश्चित रूप से यूपीटीजीटी के बाद ही संभव हो पाएगा। जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च, क्योंकि फरवरी और मार्च में आपके एग्जाम चलते हैं बोर्ड के, तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। अप्रैल के बाद समय चालू होगा फिर से, और अप्रैल में, मई में, जून में आपने देखा होगा परीक्षा का शेड्यूल जारी है। और एक बात बताएं, जो लोग अभी बहुत कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें, मेंस को कैसे टारगेट करें, मेंस के लिए क्या तैयारी करें, सिर्फ लिखने का जो तरीका है वो आपको हर जगह मिलेगा, हम भी बताते हैं। और जब तक आप टॉपिक नहीं क्लियर करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। टॉपिक क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये 100% मैं जानता हूं। शौकत अली मैंने कर दिया है अप्रूवल, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन हो जाएंगे। सर आवाज कुछ इको हो रही है आपकी। अच्छा, आवाज में कुछ कंफ्यूजन है क्या, भाग रही है, लहरा रही क्या? हाँ, आवाज ज्यादा नहीं आ रहा है, अच्छा, क्लियर नहीं है, इको हो रही है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, तो रचित को बताओ थोड़ा सा लगा है, माइक लगा दे, रचित को माइक लेकर दे। ठीक है, तो मेरी बात जो हमने कही ना, उस बात को आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। मेंस के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं बता दूं कि लगभग लोग पास भी है, ये भी सही है, क्योंकि जो 15% बुलाए गए हैं ना, उस 15% में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जब एक सीट पे आप देखते थे, जब 200, 250, 500 सीट आई थी टीजीटी में, तो आप सोचिए कि आपके इर्द गिर्द के मित्र मंडली के पता नहीं कितने लोग हो गए थे। 500 की बात कर रहा हूं, आपने देखा हो लोहार जैसी दिख रही थी। तो यहां तो कम से कम 3000 समथिंग लोगों को लिया जाना है, तो बहुत लोग आएंगे। ऐसे में मान के चलिए बिल्कुल जो आंकड़ा है बहुत नीचे भी जा सकता है, क्योंकि हम लोग ऊपर वालों को देख देख के थोड़ा सा परेशान है, नीचे वाले भी बहुत लोग आ सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को नहीं जानते हैं। हम 300-400 लोगों का आंकड़ा दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में जो 36,000 लोग हैं उनका आंकड़ा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो भी बातें आ रही, जो कही जा रहे हैं, उन पर बिल्कुल दिमाग न लगाइए। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कटार से बाहर हो गए तो पढ़ना छोड़ देंगे, या वो आपका अंतिम मौका था, या आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। यदि ऐसा आप सोच के बैठे हैं तो बिल्कुल आप शांत हो जाइए, या आप फिर जो भी आपको डिस्कशन फालतू में करना करते रहिए। यहाँ तो हमारे पास, हमने तो हर समय इस बात को कहा है कि अगर बिहार में नहीं हुआ था तो क्या नौकरी चली गई? बिल्कुल नहीं गई। हम आगे के लिए फिर से टारगेट किए। एमपी की नौकरियां यहाँ की आई, उत्तराखंड से आने वाली थी, वाले उत्तराखंड के एलिजिबल नहीं थे। बाकी अन्य जो स्टेट के एग्जाम हुए उनके एग्जाम हम लोगों ने दिया, तो वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं मिली। अब हमें आपको एक डाउट और क्लियर करना है, जो आपके मन में भ्रम है। और मन में आपके भ्रम क्या है? वो भ्रम ये है कि अब हम यूपी टीजीटी के लिए क्या पढ़े। बहुत बड़ा डाउट है लोगों के मन में। मैंने देखा है कि मुझे
कई लोगों ने मैसेज किया, बार बार बताने का प्रयास किया कि सर अब क्या करें, अब कैसे होगा। तो उनके डाउट्स को सिर्फ दिमाग से हटाना है और उनको ये लगना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा में शायद कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि थोड़ा सा कम ही पढ़ना है यूपीटीजीटी के लिए। अगर एलटीजीआईसी के लिए हमने वहां तक एफर्ट किया जहां तक हमको जरूरत थी, और लगभग 90 प्रश्न ऐसे थे जो हमको सामान्य तरीके से आगे, गलत होना अलग की बात है कि निगेटिव मार्किंग की वजह से नीचे चले गए या कुछ और भी हो सकता है, या आते हुए प्रश्नों को रखने में गलती हमने कर दी, या कहीं कहीं दिमाग डाउट हो जाता है उसकी वजह से गलत कर गए, वो अलग का मैटर है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल कुछ अलग नहीं करना है। जो चीजें जोड़ने के लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाए सब वही है, आपको मैं उसी को दिखाने का प्रयास करना चाहता हूं ताकि आपके मन से डाउट खत्म हो जाए और आपको लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं सही दिशा में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की जो हमको जरूरत है बिल्कुल सही दिशा में। शुरू करूं, आपको मैं सिलेबस दिखाऊं और मैं फिर से बता दूं, जिस तरीके से आप लोगों ने एलटीजीआईसी के लिए एफर्ट किया था, यदि उतना एफर्ट यूपीटीजीटी के लिए आप कर देते हो तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि जो यहाँ पे अपने अच्छे स्कोर को कर पाए हैं या गलती से कहीं नीचे चले आए तो फिर से एक बार उनके पास सुनहरा मौका है कि 100% पहुंच ही जाएंगे। और हो सकता है कि ये वन टाइम एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, हो सकता है कि उसके पहले आपको नौकरी भी मिल जाए। तो इसलिए भागने की, और यही तैयारी से दोनों तैयारी होगी, इसी तैयारी से आपके एलटीजीआईसी की मेंस की भी तैयारी होनी है, क्योंकि सिलेबस कुछ बदला ही नहीं है। जो पढ़ेंगे डेमो के लिए पढ़ेंगे, उसी के लिए नहीं। हम केबीएस, एलबीएस और एमआरएस के लिए भी वही पढ़ने वाले हैं। बस बात थ्योरी की है कि राइटिंग कैसे की जाए। हमने देखा बहुत सारे लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसा ऐसा तर्क दे रहे हैं कि लोगों के मन में डर पैदा होता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है। तो वो तो दिमाग में चल आराम से दूर करने की जरूरत है। एक बार दूर हो गया तो मैं 100% कहता हूं आपको लगेगा कि उससे बहुत सरल एग्जाम आप देने वाले हो। अगर वहां आप 90 प्रश्न पहुंचे थे तो मैं यहां बता दूं गारंटी से 125 में आप 110 पहुंचने वाले हो। दोनों पेपर को आप मिला लीजिएगा, पिछले बार का यूपीटीजीटी मिला लीजिएगा, इस बार एलटीजीआईसी मिला लीजिएगा, टाइम ड्यूरेशन को भी मिला लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी मिला लीजिएगा। आपको लगेगा कि उस बार की अपेक्षा अगर टीजीटी का पेपर यहां पे वो वाला होता तो हम 2 बार करते, उसके बाद भी टाइम बचा रहता। लेकिन यहां पे हमारे कुछ लोगों के पास टाइम कम पड़ गया, क्योंकि प्रश्नों का जो सीक्वेंस था वो थोड़ा सा अलग था। वो आपके लिए सरल हो गया। सरल इसलिए हो गया क्योंकि आप इतने प्रश्न देखे हमें लगता है कि जरूरत ही ना पड़ी कि और कोई प्रश्न आ सकता है। समझ गए कि नहीं? एक बात और भी है ना कि सर हम लोग पर डे जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए एकदम प्रैक्टिस में थे, इसलिए समय कम नहीं पड़ा। वो हो सकता है किसी किसी का हो गया हो, थोड़ा सा धीमे प्रवृत्ति उनके लिए। हमें सर बहुत लोग को कम पड़ा है, 15 से 20 क्वेश्चन बहुत लोगों के छूट गए सर। लोग देखे की तरफ से लोग देखे ही नहीं, क्योंकि टाइम टेकिंग था सर। हमने बार बार आपको कहा सर, अभी तक जितने लोग भी बताए मैक्सिमम 90 बता रहे हैं मेरिट, उससे ऊपर अभी तक कोई नहीं बता। नहीं गलत है, 90 तो फिर गलत है। हमारे संज्ञान में जो है, मैं तो एक लोगों को सर्च किया हूं, देखा भी हूं, 110 तक पहुंचे हैं और सही है वो। मतलब जो आप लोग उत्तर की जिस बनाए है सही में बताए तो 116 भी है। ठीक है, 100 के ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर कुछ ही लोग हैं। हाँ, ये काफी लोग हैं 100 के ऊपर। हम बता रहे, अभी भी मेरी बात को आप मान लीजिए, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उत्तर कुंजी का जो आंसर की आने वाली है उसका थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी भी जो डाउटफुल को 4-5 प्रश्न किसके फेवर में जाए किसके नहीं फेवर में जाएंगे वो अलग का मैटर है। लेकिन फिर भी बता दूं 100+ बहुत लोग हैं, आप इस चीज को मान लीजिए। तो
देखिए आप मान सकते हो सकता है आपका जीएस में एक और प्रश्न सही हो या 2-3 गलती सही हो गए हो। कुछ लोग ऐसे हैं 12 से 15 प्रश्न सही किए हैं, सही करने लायक प्रश्न थे, आप मान लीजिए इस बात को। 4 प्रश्न तो एनाटॉमी और इससे आ गए थे जो कहीं ना कहीं उलट पलट थे। मैं का भी जो प्रश्न बिल्कुल पढ़े थे ना, वो भी पेंसिल से मारो लगा दिए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, और कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग निगेटिव मार्किंग में बहुत डर डर के काम करते हैं। हमने कहा था कि जब आपके क्वेश्चनों का लेवल कम होने लगे, आपको लगे कि यार हमको तो 70 प्रश्न ही आ रहे हैं सही, अब क्या करें। और हमने कहा था जो भी प्रश्न आपको 50-50 में लग जाए उन पे टिक कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए 1/3 की मार्किंग में, क्योंकि आप बहुत ऊपर भी नहीं गए हो, अभी भी नीचे हो। 1/3 की मार्किंग में अगर आप 3 प्रश्न से चौथा गलत करोगे तब एक कटेगा। भाई 0.33 यही कर रहे हैं, अब मिलेंगे तो टोटल मिलेगा आपको 70, मतलब कि मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो 70% आप ऊपर रहते, अब पास कर देते कहीं तो पूरे में फिर 3 प्रश्नों के बराबर हो जाते। तो इसलिए हमने देखा कुछ लोग जो गलत भी किए थे, 118, 120 किए, वो लोग 10-15 प्रश्न गलत भी किए, फिर भी उनका उतार चढ़ाव आके 90 का सही रह गया। इसलिए हमने कहा मेरिट इसलिए घटने की संभावना सिर्फ है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बुलाए गए हैं। अगर 1/3 बुलाए गए होते तो हो सकता है मेरिट का लेवल बहुत कम हो, मतलब बहुत ऊपर होता। एक में 15 लोग जो बुलाए गए वो थोड़ा सा मायने रखता है। हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी पढ़ाई का लेवल चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वो लोग भी 80 से 90 के बीच में पहुंचे हैं। अगर वो लोग 80 से 90 के बीच में पहुंचे हैं तो जो परमानेंट मेरिट में चल रहे थे अंडर 50 में, तो मान के चलो कहीं ना कहीं वो ऊपर है। और अभी टाइम उस तरीके से नहीं मिल पाया, और मैं अभी इतना प्रेशर में आपको क्लास जानबूझ के नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी आपको थोड़ा सा रिहेबिलिट होने की जरूरत है। मंडे से 26 जनवरी से सर, 26 जनवरी से सर जंग लड़ेंगे फिर। हमारे देखिए मुझे बहुत सी चीजें खूब अच्छे से पता है, मैं जानता नहीं, आप भी इस चीज को जानते हैं। वो कुछ चीजें मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस इतना याद रखिए कि अगर मैं आपको रोका हूं तो वो भी मान के चलिए कि आपके फेवर के लिए ही रोका हूं। जब तक आप सही दिशा में संतुलित नहीं हो पाएंगे, जो डिस्कशन में चल रहा था, मैं देख रहा था बेटे बेटे, ये कुछ और नहीं था, यही इसी को हमें दूर करने की जरूरत है। और जब तक उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक फिर से हम पढ़ने लायक नहीं बन पाएंगे। सर गर्ल्स का कुछ क्लियर कर दीजिए सर, गर्ल्स का थोड़ी संतुष्टि मिल जाए, क्या गर्ल्स का कितना जा सकता है सर, बहुत टेंशन हो रही है। आपसे बात हुई होगी बहुत लोगों का, क्या मतलब आंकड़ा रहेगी ये आप खूब मान के चलो, और मिनिमम रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है अकॉर्डिंग टू बॉयज वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं संख्या भी कम होती है। पढ़ाई का लेवल भी 10 लोग बहुत अच्छे होते, बाकी लोग ऐसा नहीं। मैं ये तो देख लिया हूं कि अपने इसी ग्रुप में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के साथ मतलब कंधे से कंधा जो कंधे मिला के खड़े होने वाली वो सब खड़ी हैं। अगर गलती से कहीं स्किप हो जाए बॉयज और गर्ल्स में अगर टक्कर हो जाए तो हमें लगता है कभी बॉयज हो कभी गर्ल्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ क्वांटिटी वो थोड़ा सा कम है, इसलिए डाउन रहेगी, नहीं बहुत डाउन रहेगी। आप जहां तक अनुमान लगा रही होंगी वहां तक बिल्कुल सही है। जो डिस्कशन ग्रुप में लिखा जा रहा था ना वो भी सत्य हो सकता है, मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिन पे मतलब बोलने के लिए तो मैं कुछ भी यहाँ से बोल दूं। सर हमारे ख्याल से बहुत जाएगा तो जितने जैसे आंकड़े कुछ ही लोग हैं जो 90 के ऊपर है, 100 के ऊपर 10% है, 10% 90 के ऊपर से 10% 100 के ऊपर है, बाकी लोग 70 से 80 के ही बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसी को मानता हूँ, और इसीलिए हमने कहा था कि जो 80 वाला एक लेवल है जनरल के लिए
वो लगभग वो मतलब कहीं ना कहीं डिजर्व करेगा। मुझे तो लगता था 90 जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसी 15 गुना का मतलब बहुत होता है, 1 सीट पर 15 बच्चे। सर बहुत और वो गलतियां नंबर किए हैं लोग जो 100 110 बताया है ना सर, वो सीधे 80 पे आया है। बहुत गलतियां हुई है लोगों से जब मिला रहे हैं लोग तो। सर जो जी, जी। 5-10 गलत हो गए तो सही में से आरी कट रही आ रहा चल रहा है, तो बहुत नीचे तुरंत आ रहा। देखिए सर क्वेश्चन मेरा खुद ही 20 गलती हुआ है, 7 क्वेश्चन मेरा डाउन हुआ है। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वही सर हमें लग रहा है, अब मैक्सिमम लोगों से जैसे बातें हो रही है, बहुत सारे ग्रुप है उसमें कि जैसे गलतियां बहुत लोगों को ऐसे लगा कि बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा गया है, लेकिन जब वो अपना आंकड़ा निकाल रहे हैं, जब मिला रहे हैं किसी किसी कोचिंग से, तो 2-4 प्लस माइनस करके सब लोग नीचे आ रहे हैं, बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। देखिए फिर भी मैंने अपने ग्रुप में इसका हाइट कितना है? सर जो बता रहा है 110 117, वो जब एक्चुअल में मिलाएगा तो वो सर 107 और 10 के बीच में रह जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वहां तुरंत नीचे आ रहा। देखिए हमारी बात सुनिए, हमने फिर सर भी वो फायदे में जो सर ज्यादा क्वेश्चन किया है सर दिमाग सर नहीं गया है, 10% ही सही हो सकते हैं, 10% तो गलत होगा ही होगा। होगा बिल्कुल गलत होगा। 90% से ऊपर सर सही नहीं हो सकता। जो सर 80 करके आया है वो रिस्क में सर है। सर माइनस मार्किंग का एक आंकड़ा है कि किसी का भी कोई भी एग्जाम हो, 10 से 15 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, कोई अपने आप को कितनों 30 मार्क खाओ चाहे कुछ भी, कर ले ये होना ही होना है सर एकदम। स्वाभाविक सर अपने ग्रुप में हाइस्ट कितना मार्क्स है? देखिए अभी तक जो मिलाया गया था उन्होंने 116 बताया था कि सर हमारे 116 अकॉर्डिंग टू मतलब जो मिलान हुआ है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। हम उसमें भी मान लिए थे 5 प्रश्न लगभग ऐसे थे जो बिल्कुल गलत सही कुछ भी हो सकते थे, उन 5 प्रश्नों को और काटा। फिर भी हमें लगा कि जो आंकड़ा है इन लोगों का 110 के लगभग है, 110 5 प्रश्न, क्योंकि जब तक आयोग की पूंजी नहीं आ जाती है। हाँ सर है कुछ लोग, लेकिन 10% लोग हैं, 100 के ऊपर है 10% लोग। देखिए अब ऐसे में बहुत क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बताने के लिए जिन लोगों ने अपना आंकड़ा बताया काट पीट के, हमने तो कुछ लोग काटा पीटा भी जो अपने मन से उनका भी, लेकिन 90+ बहुत लोग मिले हैं। सही बताए 90+ काटने के बाद जो खुद कटना है उनसे, तो 90 की प्लस फिर भी बहुत मिले। इसलिए भी आप मान लीजिए, हाँ ये नहीं कहेंगे 100 लोग मिले, ये नहीं कहेंगे 100 लोग मिले, हाँ ये जरूर कहेंगे कि 50 लोग फिर भी कम नहीं मिले होंगे, जो 90 के ऊपर है और 100 के आंकड़े के ऊपर करते चले गए हैं। बाकी तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई रेफरेंस हमारे पास नहीं है। सर एक अंदाजा लगाया जाए पिछले टीजीटी से, 2021 वाले टीजीटी से सर 500-550 सीट थी और लोग 122-121 करके आए थे क्वेश्चन। फिर भी सर मेरिट गई 108, जनरल की मेरिट 108 गई सर, और गर्ल्स की मेरिट गई 103। तो सर इस बार तो उस बार 500 सीट थी केवल, 550, इस बार तो 15 गुना लेना है। तो सर कैसे 100 के ऊपर मेरिट कभी जा ही नहीं सकती है सर। 100 के ऊपर 100 के ऊपर तो मेरिट जाएगी, किसने 100 के ऊपर कह दिया? तो पॉसिबल ही नहीं है 100 के ऊपर। 100 के ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है सर। उसकी वजह करेंगे तब करेंगे, सब 110 कभी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब बेटिंग चालू हुई है तो एक एक क्वेश्चन जब नीचे आने लगा है तो संख्या भी बहुत लंबी होती चली गई है, क्योंकि कुछ ऐसा स्थान होता है जहां पे आकर के लगभग लोग रुक जाते हैं। गलत सही होने के बाद उस आंकड़े पर लगभग लोग रुके होते हैं। जैसे मैं कहा 80 और 90 का जो आंकड़ा निकलेगा ना, उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी, आप देखिएगा। अब वो अलग का मैटर है कि 36,000 लोग अगर बैठे थे तो 36,000 में कितने पढ़ने वाले बैठे थे। हाँ मैं ये भी कहता हूं 50% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म अप्लाई करते हैं, सिर्फ जो फॉर्म अप्लाई करते हैं 2.5 से 4
सर 36,000 में पहले 36% छोड़े हैं पेपर सर, शारीरिक शिक्षा 36% तो छोड़ ही दिया है, उनको तो हटा ही दीजिए। 100 में 64 लोग एग्जाम दिए हैं सर, 100 सीट पे 64 लोग एग्जाम दिए हैं सर। 100 सीट पे 64 लोग दिए, 15 लोग लिए जाने हैं। और जो हुआ 36% जो है, मतलब 36% वो छोड़ दिया सर गया। एक सीट पे 5वें से 6वें लोग, हाँ 5वां या 6वां लोग एक सीट पे है सर। अरे और सर इससे जो- कुछ कह सकता है, खाली बहस कर रहे हैं। ऐसे तो सर 2020 वाले पेपर में क्या मेरिट गई थी, उसमें तो 250 वैकेंसी थी, फिर 500 वैकेंसी पे मेरिट चढ़ गई है। इसकी भी चर्चा कर ली जाए फिर तो। अरे वो सर पेपर बढ़ती जा रही है, उससे कोई आइडिया सर मिलता नहीं। पेपर आउट पर कई चीजें थी, पेपर आउट वाला भी मैटर था सर, तब उतनी मेरिट नहीं कुछ नहीं, हमारी बात सुनेगा, कुछ छोड़ दीजिए और नॉर्मल मेरी बात सुनेगा। वो सर जिले में पेपर होने को पूछा बताई से भी 8-10 क्वेश्चन मिल जाता है, फिर उसको छोड़िए, हमारी बात मानिए। जो हो गया उसको थोड़ा सा दिमाग से हटा दीजिए, मेरा मानिए। सिर्फ और सिर्फ टारगेट कीजिए अगला, और जो आपके आंसर की जब तक नहीं आती है, जब तक आप पूरी तरीके से सारे लोग, जो लगभग लोग एग्जाम दिए हो, नहीं मिला लेते हो, तब तक उस पर बहस करने का भी कोई मतलब नहीं। आ जाएगा फिर सही दिशा में बहस हो जाएगी, फिर मैं बता दूंगा सही दिशा में कौन कहाँ पे कैसे नहीं है, आप खुद ही जान जाओगे। आप इन 200 लोगों का 300 लोगों का जब आंकड़ा निकालोगे ना, मान लो कि यहाँ से 200 लोग एग्जाम दिए हैं, तो 200 लोगों का आंकड़ा जो मिलेगा उससे भी समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ इतने लोग ऐसे थे, जबकि मैं देखता हूँ सक्रिय लोग 100 से 120 130 सक्रिय, बाकी तो नौकरी में है, लेट हो जाते हैं, आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या एग्जाम टाइम में ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसे उनको नहीं ध्यान देंगे। बाकी सर एक एक क्वेश्चन पे और एक एक नंबर पे कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, होते हैं एक ही डिजिट पे। जैसे मैं जब थी तो मेरा 157th रैंक था, और मेरा अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता तो मैं लिस्ट से बाहर होती, क्योंकि मैं एज के अकॉर्डिंग भी सबसे लास्ट में थी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सबसे लास्ट में ही थी। आंसर देकर सर वेट करते हैं, यही तरीका सबसे बढ़िया है, इन बातों का कोई मतलब नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अब हम लोग थोड़ी सी चाहते बेटा LTGIC को थोड़ा बदल करते हैं, एक नई चर्चा लाते हैं आपके सामने UPTGT को, और उसके सिलेबस को देखते हैं। कितने लोग उसके सिलेबस से परेशान हैं, समझ में नहीं आया है सिलेबस। एक बार देख तो कुछ समझ नहीं पड़ा सर TGT पढ़ाएगा सर, लेकिन वो उसका थोड़ा सा वो LTGIC का एक ऑनर लेके चलिएगा सर, उसमें जरूरी है सर। हम यही बताना चाहते हैं कि एक साथ दोनों तैयारी आप कैसे करोगे, कैसे पूरा दोनों होती ही है, फिर बताया होती ही है दोनों। वो सिर्फ आपका नजरिया अलग होता है बस, कि हम उसके लिए क्या करें, इसके लिए यही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। एक मिनट, जो सर रिवीजन चल रहा था LTGIC का सर, केवल उतना जो अच्छे से वो भी क्वालिफाई हो जाएगा सर। बिल्कुल देखिए समझिएगा बस कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, और आपके पास कुछ अलग तो नहीं है, अलग दिशा में तो आप नहीं चल रहे हैं, या हमने जो पढ़ाया या उसके अलावा कुछ और तो नहीं पढ़ना है। सिर्फ देखिएगा बस, यहाँ पे स्क्रीन ठीक से दिख रही है, धुंधली दिख रही है। सर बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 0 से वापस पढ़ाना स्टार्ट करना। एकदम 0 से स्टार्टिंग चलेगा। समय हमारे पास पर्याप्त है, इसलिए हर टॉपिक पे मंथन होगा, चर्चा होगी, राइटिंग भी होगी, सारा कुछ होगा। और मैं गारंटी से कहता हूं एक बार फिर, आने वाले समय में यदि जो ये समय हमको मिला है ना, इतना पर्याप्त समय है कि एक अजनबी भी चाहे तो फाइट कर सकता है। आप लोग तो बहुत ऊपर हो। देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए, सिर्फ सिलेबस को देखिए, समझिए सिलेबस में क्या अंतर कैसे मिल रहा है, अंतर है भी कि नहीं है। अगर आपके समझ में आ जाए कि सिलेबस क्या है, पढ़ना कितना है,
मैं बता भी करता हूं कि आप लोग फिर से एक बार अपने आप को सही दिशा में पाएंगे, वहां आपको थोड़ी भी दिक्कत ना होगी। ठीक है, चलिए देखिए इसमें दिया है प्रशिक्षित स्नातक विषय शारीरिक शिक्षा। हम दिखाते हैं सिर्फ यहाँ पे क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे यहाँ पे आगे बढ़ाया है। तो ये दिया है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं मनोविज्ञान, ये टॉपिक का नाम है। जैसे वहां पे हम लोग पहले टॉपिक में पढ़े थे ना, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन LTGIC में, और उसमें क्या था, उसका जो सिलेबस था बहुत अच्छा डिजाइन है। इतना अच्छा डिजाइन है कि एक अंधा भी व्यक्ति एक बार अगर सही से सिलेबस को पढ़ जाए और समझ जाए तो हमें लगता है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैंने आपको इतनी बार दिखा दिया था कि मैं जितनी बार यहाँ पढ़ूंगा ना आप झट से बता दोगे कि सर ये तो उस टॉपिक का, ये तो उस टॉपिक का था, ये तो यूनिट 4 का था, ये तो यूनिट 5 का था। और मेरा उस समय टारगेट यही था कि आप सिलेबस को यहां इतना भर लो कि जब कहीं भी आप खड़े, कोई भी आप पेपर पाओ, गलती से मान लो आपको नहीं आता मेरी, तो आप तुरंत कुछ पलट सको। देखो क्या ये वाला क्वेश्चन में क्या, ऐसे में जिसको पता है तो पूरी किताबें पढ़ता रह जाएगा, जो भी थ्योरी वाली बुकें हैं। चलिए दिखाता हूं, मेरा दिया है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं मनोविज्ञान। ये देखिए, ये क्या बेटा, ये टॉपिक का नाम यहाँ पे है। और अंदर क्या क्या है, दोनों चीज देखिएगा, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, अगला इसी में लगा दे मनोविज्ञान, मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 लगभग दोनों को इसी में मिक्स कर दिया। अभी वही मिक्स है, अभी इसी में यूनिट तीसरा भी मिक्स है, चौथा भी मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। और दोनों यूनिट को दिखाऊंगा क्योंकि LTGIC का आपको क्या देना है, मेंस भी देना है और UPTGT भी देना है। हो सकता है आगे पीछे पड़ जाए, हो सकता है 11 महीने का अंतराल में पड़ जाए, तो दोनों को कैसे आप प्रिपेयर करोगे। देखो इसमें दिया रहेगा दोनों का, यहाँ पे दोनों का दिया है, शारीरिक शिक्षा का भी और मनोविज्ञान का भी। क्या है, परिभाषा है, आप लोग पढ़े पढ़ाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, ये यूनिट फर्स्ट की चर्चा है और ये यूनिट सेकेंड की चर्चा है। अब देखिए, उद्देश्य है, लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार याद कीजिए, यूनिट फर्स्ट में ही था, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, याद होगा आपको जैविक आधार, ये जैविक आधार मिल गया। वंशानुक्रम एवं वातावरण, एनवायरमेंटल हेरिडिटी, दोनों इसी में लिखी, यहां से यहां तक ये। ठीक है, गुण पुरुष एवं महिला में अंतर, ये लिखिए। ये कोई अलग का टॉपिक नहीं है, अलग का टॉपिक नहीं है, महिला पुरुष में अंतर कोई अलग का टॉपिक नहीं है, ये आपके यूनिट 2 की ही चर्चा है। फिर क्या होगा, शेर महोदय को दिया है, स्कैनर को दिया है, स्किनर को दिया है, कसदर यहां लिख दिया है, वो थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, उसमें जाइएगा मत। क्या होगा, वर्गीकरण की चर्चा जो यूनिट 2 में है। यूनिट 2 में आपको पर्सनालिटी पढ़ा था ना, उसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो वहां यूनिट 2 में पढ़े थे, यहां सर एक ही यूनिट में बस मिक्स कर दिया है। क्या नहीं पढ़े ये सिर्फ देखिएगा बस। सामाजिक आधार, परिवार, समुदाय, ये सब बेसिक टॉपिक है, ये सब बेसिक टॉपिक है, यहां कुछ भी नहीं है, मान के चलिए। विद्यालय, व्यक्तिगत अंतर, एक टॉपिक यूनिट 2 का और प्रेरणा, सीखने का सिद्धांत, ये क्या है, प्रेरणा यहां था, सीखने का सिद्धांत यहां तक है। ठीक है, सीखने और सीखने में हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यूनिट 2, सब यूनिट 2 की चर्चा हो रही है। हस्तांतरण करने के नियम वही है सेम। शारीरिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में
वही सेम चीज, मतलब सारी शिक्षा की स्पेशल फिजिकल एजुकेशन पढ़ना, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो वहां भी है, क्या है, स्पेशल एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी है। हमें शिक्षा में नहीं, स्पेशल फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना है, इसलिए उसने लिख दिया सीखना साधन करने का नियम और शारीरिक शिक्षा के विशेष संबंध। क्या होगा शारीरिक शिक्षा में? अब देखिए यूनिट 3 सुपरविजन वाले में, यूनिट 3 यहां से चालू हो जा रहा है, देखिए यहां से क्या संगठन पर्यवेक्षण, संगठन का अर्थ, प्रशासन, शारीरिक शिक्षा का महत्व, निर्देशन, सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा की सुविधाएं, उनका स्तर, खेल मैदान, व्यायामशाला, यंत्र कर्मचारी, मतलब वो उसमें आ जाएगा। इसी में नेतृत्व, समय सारणी, ये सब यूनिट 3 की चर्चा हो रही है, सब यूनिट 3 में है। संगठन एवं प्रशासन, जो सुपरविजन वाला चैप्टर है ना, उसी सुपरविजन वाले चैप्टर में सारी चीजें हैं। और इस बार हम लोगों ने चर्चा छोटी छोटी सब पे की थी, चाहे शॉर्ट में ही की थी। और देखिए बजट, अर्थ महत्व प्रकट करने वाले तत्व, पाठ्य निर्माण, वही पाठ्य निर्माण, टाइम टेबल, समय सारणी का पाठ्य निर्माण। अब देखिए यहां से प्रतियोगिता चालू हो गई, यहां भी, ये भी यूनिट 3 है। देखिए यूनिट फर्स्ट की थोड़ी सी चीज है, यूनिट सेकंड पूरा, यूनिट 3 यहां से प्रतियोगिता, खेलकूद, समारोह, लीग, नाट, समारोह में लीग मतलब लिखने का तरीका उनका थोड़ा अलग है, बाकी वही लीग आउट, नॉट आउट, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल एंड इंटरम्यूरल और खेल दिवस, मतलब कुल मिलाकर के सारी चीजों को यहीं पे भर दिया उन्होंने। यूनिट 3 में ही सब है, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए अगला एक टॉपिक यहां पे था, दूसरा टॉपिक इनका यहां पे है कोचिंग के सिद्धांत से। अब यहां देखिए स्पेशल यूनिट हमें लगता है 7, 8वां, 9वां, 10वां, अभी मैं दिखा भी देता हूं, 1 मिनट। ये देख लीजिए ये यूनिट 1 में अब पहुंचे कब, देखिए उसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, उसमें क्या क्या देखा, सारी शिक्षा की थोड़ी चर्चा भी बाद में मिलेगा, एक यूनिट में पीछे दिया, लास्ट यूनिट पढ़ दिया है। ये क्या है, हमारे एलटीजीएससी वाले सिलेबस से, वहां पे हम लोगों ने देखा क्या क्या, जो हमें मिला पहले यूनिट में, ये सारी चीजें मिल गई। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उसी में, सीखने का वक्र है नहीं लेकिन उसी में है, ये भी है। मनोविज्ञान की परिभाषा, सीखना, सीखने के नियम, विशेष बुद्धि, बुद्धि के प्रकार, ये चीजें बल्कि वहां पे नहीं दी गई है। मोटिवेशन दिया गया था, व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए थे, व्यक्तित्व के अर्थ दिए गए थे, खेल सिद्धांत, सब उसी का चैप्टर है। यहाँ का जो चैप्टर, यहाँ का जो स्पेशल इन्होंने जो मॉडल बनाया है, स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड बहुत स्टैंडर्ड बनाया है, उनका स्टैंडर्ड नहीं था। अब देखिए जो अभी हम लोग इसके बाद क्या नहीं मिला, तो सब मिला है, संगठन मिला, पर्यवेक्षण मिला, महत्व, बजट, प्रबंधन, नेतृत्व, प्रतियोगिताएं, ये सारी प्रतियोगिताएं, ये वाली बाह्य अंतर, वही इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, मनोरंजन, शिविर, सारी चीजें, मतलब कि यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो पढ़ रहे थे वहां पे वो कहा था, वो था हमारे यूनिट 1 में, यहां पे था, देख कहां पे, ये यहां पे आ गए थे, ये पे खेलों के सिद्धांत, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हैंडबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी, योग। अब देखो वहां पे क्या हमको मिला है, एक बार देखिएगा वहां पे,
देखिए क्या वहां पे मिला हमको, देखिए वहां पर कई चीजें मिली थी। यहाँ कोडिंग के सिद्धांत में क्या क्या मिला है, खेलकूद मैदान, उसके इतिहास, उसका विकास, वो भी किसका किसका दिया, लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग करके दिया है। यूपीटीजीपी में क्या, फुटबॉल दिया, हॉकी दिया, वॉलीबॉल दिया, मतलब 1 2 3, बास्केटबॉल 4, कबड्डी 5, खो खो 6, दौड़ कूद मतलब एथलेटिक्स 7 खेल। अब इन्हीं 7 खेलों को यहाँ पे दिया, जबकि एलपीजीआईसी ने 15 खेल दिए थे, उन्होंने लिख के दिए थे 15 खेलों को पढ़ना है आपको। और उनके क्या क्या पढ़ना था, उन खेलों के खेल के क्या पढ़ना, इतिहास पढ़ना था, खेल के मैदान पढ़ने थे, खेलकूद मैदान हो गया, आकार हो गया, चिन्हित करना मतलब उनको रेखांकित करना, अतरी उपकरण मतलब उनके जो उपकरण लगते हैं उपकरणों की चर्चा, मतलब इक्विपमेंट वहां पे, उनके नियमों की चर्चा, विभिन्न खेलों के अधिकारियों ऑफिशियल की चर्चा, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, कोच के व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता, और कोच के व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता की चर्चा यहाँ पे की गई है इस यूनिट में। वो वहां पे हम लोगों ने यूनिट किसमें देखा था, यूनिट नंबर 3 में देखा था, जो सुपरविजन वाला चैप्टर था। उसमें उन्होंने दिया था क्वालिटी आर गुड कोच, क्वालिटी है गुड कोच। वहां पे गुड कोच की क्वालिटी पूछी गई थी, यहां पे उसी को अलग कर दिया उन्होंने, व्यक्तिगत गुण और योग्यता कोच की यहां पे देखिए ये दे दिया गया है, इसकी चर्चा हो गई है। अब देखिए अगला चैप्टर आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने वहां पे जो देखा और यहां पे देखा, ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और ये यूनिट 8, इतनी चर्चा हमारी हो गई। और देखिए आगे शारीरिक संरचना का व्यायाम, इसमें क्या क्या देखिए दिया है, इसमें दिया है शरीर के रचना की व्यवस्था, मतलब जो एनाटॉमिकल उसकी टर्मिनोलॉजी है या व्यवस्था, उसकी चर्चा है। अब उसमें भी क्या क्या, शरीर में मांसपेशियों के प्रकार, ठीक है, एवं अंतर, मांसपेशियों में जो एक तो प्रकार की चर्चा, एक डिफरेंशिएशन जो है अन्य मांसपेशियों के साथ, उसके बाद रक्त संचरण, सर्कुलेटरी, ये मस्कुलर हो गया, ये सर्कुलेटरी हो गया, ये शोषण तंत्र, ये क्या है, शोषण तंत्र, मतलब अब्जॉर्प्शन वाली जो चीजें है, सीधा सीधा आपका एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। फिर डाइजेस्टिव पाचन तंत्र और विशेष संवेदन अंग, देखिए पूरा वहां पे चर्चा भी उसने नहीं की, जबकि हरी में दिखाऊंगा दोनों में अंतर। अब देखिए पाचन तंत्र, शोषण तंत्र, रक्त संचरण तंत्र और ये मांसपेशियों के प्रकार है, उसी की चर्चा हो गई। और जो सेंस ऑर्गन है उनकी चर्चा, सेंस ऑर्गन में क्या होगा, विशेष संवेदन अंग, वही संवेदी अंग का स्पेशल, त्वचा, आंख, कान, और उसमें 3 ही दिया है, वहां हम लोगों ने 5 संवेदी अंग को पढ़े थे, यहाँ पे 3 संवेदी अंग, त्वचा, आंख और कान। फिर देखिए व्यायाम का रक्त संचार और श्वसन तंत्र पर प्रभाव, मांसपेशियों में परिवर्तन एवं सिकुड़न। अब देखिए यहाँ पे उसी चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक था, अंतिम टॉपिक क्या था, इफेक्ट एक्सरसाइज इन डिफरेंट सिस्टम्स, विभिन्न तंत्रों पर व्यायाम का प्रभाव, ये अंतिम टॉपिक था, टॉपिक नंबर 11 में। मैं दिखाता हूं, देख लीजिएगा, जहां पे दिख जाएगा आपको, चाहे तो इंग्लिश में ही देख लो, चाहे तो हिंदी में, कहीं भी देख लो, मिल जाएगा दोनों जगह। इंग्लिश में ही देख लो, चाहे तो किसी में देख लो। ये था साइकोलॉजी, ये देखिए उसी का है,
उसमें हम लोग पढ़ा लास्ट वाले चैप्टर में देख रहे हैं, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन ये वाले में देख रहे थे। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेल, टिश्यू, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद इंडोक्राइन, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में यहाँ पे एक चैप्टर दे दिया, उसके अंदर सब कुछ हमने पांचों को बता दिया था। इफेक्ट, ये वाला चैप्टर देखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, वही वहां पे चर्चा उन्होंने भी की है। यूनिट नंबर 4 है, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, यहां पे देखिए वह यूनिट नंबर 4 में था, ये यहाँ पे शरीर संरचना का व्यायाम में दे रहे हैं, और उससे बहुत कम वहां पे कुल जो टॉपिक थे 11 टॉपिक थे, यहां पे अगर देखा जाए तो एक मस्कुलर सिस्टम बनी। यहां पे क्या मस्कुलर सिस्टम को आप ले लीजिए, एक सर्कुलेटरी 2, शोषण तंत्र 3, पाचन 4 और संवेदीय 5 ही टॉपिक की चर्चा की है। वहां पे 11 है। अगर इसको मिला लिया जाए कि व्यायाम का रक्त संचरण, श्वसन तंत्र पर प्रभाव, मांसपेशियों में परिवर्तन एवं सिकुड़न, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे भी अगर क्षेत्रों की संख्या देखी जाए उससे बहुत कम है, मतलब छोटा टॉपिक है। सिर्फ क्या अलग अलग लिख के दिखा दिया इन्होंने बस। अब देखिए इसके बाद देखिए फिर है खिलाड़ियों की चोट। अब आप आ गए स्पोर्ट इंजरी में। स्पोर्ट इंजरी यहां से चालू हो रही है, यहां से ये देखिए स्पोर्ट इंजरी, सॉरी चलो ठीक है। अब देखिए खिलाड़ियों की चोट की देखरेख एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में किन्सियोलॉजी, ये देखिए देखिए स्पोर्ट इंजरी यहां पे आ गई, स्पोर्ट इंजरी यहां पे आ गई, खिलाड़ियों की चोट, खिलाड़ियों की चोट और किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी अगर आप वहां पे देखे थे तो देखिए वहां आपने देखा था किन्सियोलॉजी टॉपिक नंबर कहां पे, टॉपिक नंबर 5 में। और क्या देखा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ किन्सियोलॉजी, फंडामेंटल मूवमेंट्स, बॉडी स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ जॉइंट्स, न्यूटन्स लॉ, मोशन, लीवर, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स एंड पेमेंट एक्सिस। ये इतना पूरा टॉपिक उठा के रख दिया था। और उसी के जस्ट बगैर स्पोर्ट इंजरी इन्होंने रखी थी। स्पोर्ट इंजरी में बॉडी पोस्चर, कॉमन डिफॉर्मिटीज, स्पोर्ट इंजरी, कॉमन स्पोर्ट इंजरी एंड ट्रीटमेंट, जो थेरेपी थी, और उसी के साथ साथ उसका प्रोसीजर और मसाज के साथ साथ उन्होंने इस तरह चक्कर डाले थे। लेकिन वहां पे देखिए, वहां पे उन्होंने एक में कर दिया, और एक में करने के बाद क्या था, खिलाड़ियों की चोट की देखरेख एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में किन्सियोलॉजी की भूमिका, परिभाषा, शरीर एवं जोड़ों की रचना एवं प्रकार, शरीर की मूलभूत गतियां, ये मूवमेंट तो उसका यूनिट नंबर किन्सियोलॉजी में जो मूवमेंट था, दूसरा यूनिट नंबर 5 में, ये आपका यूनिट नंबर 5 है, ये आपका यूनिट नंबर 6 है। अब बाकी 1, 2, 3 आज की चर्चा वहां पे हो चुकी है। चौथे टॉपिक में आपका ये चल रहा था, चौथे यूनिट में। तो पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, अभी 7वां में देखिए आपको मिलने वाला है। 7वें में क्या था, अभी 7वें में फिर देखिए खिलाड़ियों की सामान्य चोट, ये क्या यूनिट नंबर 5 किन्सियोलॉजी में था, नहीं सॉरी 6। सामान्य चोट, जल निदान, ठीक है, जो थेरेपी जल से थी, विद्युत निदान, इलेक्ट्रोथेरेपी, स्वास्थ्य एवं प्रभावित करने वाले तत्व। अब देखिए इसी में हेल्थ एजुकेशन को भी इन्होंने जोड़ दिया, जबकि हेल्थ एजुकेशन का जो चैप्टर था वो यहाँ पे यूनिट नंबर 7 में लगा था। और हेल्थ यूनिट क्या था, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन,
कम्युनिकेबल डिजीज एंड ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, ये सब यहाँ पे था ना। देखिए वहां पे ये आपने टीजीआईसी कह रहा हूं, उसमें देखिए ये यूनिट नंबर 7 की चर्चा मैंने यहाँ पे की, वहां पे यूनिट नंबर 7 में देखिए ये जो चर्चा यहाँ पे हो रही है, स्वास्थ्य एवं प्रभावित करने वाले तत्व, ये यूनिट नंबर 7 है। सामान्य संक्रमण, कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासन, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं उनकी समस्या संतुलित आहार, ये सब के सब यूनिट नंबर 7 में पूरा चैप्टर ही है। और देखिए अब मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, इन्होंने टॉपिक बनाया, उसमें क्या क्या दिया ये भी देखिए। मनोरंजन दिया, जो हम लोग वहां पे कहां पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 3 में पढ़ रहे थे, इसमें पढ़े थे। परिभाषा, विषय, क्षेत्र एवं महत्व, योजना, नियोजन, नेतृत्व, लीडरशिप, कैंप, शिविर, प्रकार, कैंप की स्थिति, कार्यक्रम एवं मूल्यांकन। भारत में ये देखिए यहां से, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु संस्थान। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1, खेल कूद पुरस्कार। यूनिट नंबर 3। अब ये बताइए, मेरी बात सुनिएगा, अगर ये उसका सिलेबस है तो इस सिलेबस में क्या क्या छूट गया है, क्या वहां से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं? एलटीजीआईसी के जितने भी प्रश्न थे, एक भी कहीं बाहर नहीं गए। आपने पूरा टॉपिक देखा होगा, कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आप बोल नहीं सकते हो। क्या यहां सिलेबस हमारा पूरा हो गया है? बताइए, अब आपका नंबर है, हमने बता दिया, अभी फिर से मैं सिलेबस दिखाता हूं क्या क्या छूटा है, और जिसको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा 4 से 5 प्रश्न वहां पे है सब। सर ओलंपिक छूट गए हैं, ओलंपिक गए, बहुत चीजें छूटी है जी सर। सिलेबस में अगर देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे ना कि सर यूपी जो टीजीटी वाला सिलेबस है उसी को बता दीजिए, जल्दी से पढ़ा दीजिए। एक बार फिर से पढ़ाने में तो यहाँ और आसान हो गया हमको यहाँ कुछ लगा ही नहीं। यहाँ तो बहुत सारी चीजें ऐसे हवा में से उड़ गई, क्या क्या नहीं मिला। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, दोनों चर्चा करते सब। यहाँ पे देखिए, ऊपर दिख रहा और थोड़ा सी पकड़ो, देखिए क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। इसके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक छूटे, लेकिन मान के चलो सब इसी में है। फिजिकल एजुकेशन की जो सारी चीजें थी, जो सामान्य पढ़ने वाले बेसिक, ये देखे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, जो वहां पे बायोलॉजिकल लगा था, यहाँ पे क्या क्या नहीं मिला। पूरी तरीके से हिस्ट्री वाला ही प्रश्न आपको नहीं मिला। और यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिख दिया था, क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो है भारत में और विश्व में। विश्व में जब पढ़ते हैं तब यूनान को पढ़ते हैं, रोम को पढ़ते हैं, डेनमार्क को पढ़ते हैं, रशिया को पढ़ते हैं, इंग्लैंड को पढ़ते हैं, थोड़ा सा अमेरिका को पढ़ते हैं, स्वीडन को पढ़ते हैं, जर्मनी को स्पेशल पढ़ते हैं। कहां पे? यहां पे क्या छूटा देखिए, ओलंपिक गेम, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, अफ्रो एशियन, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, ये वाला टॉपिक मिला वहां पे कि जो स्पोर्ट्स के वो भी उसमें क्या दिया है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शारीरिक शिक्षा से संबंधित संस्थान, उन्होंने लिखा हिंदी में। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, पूरा दिया था कि इनको पढ़ते हुए लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट पढ़ लेंगे। मान के चलो ये वाला टॉपिक उन्होंने कवर किया है, मान के चलो, जबकि छोटे छोटे टॉपिक उन्होंने नहीं दिए हैं सब।
ऑर्गेनाइजेशन में भी देखेंगे तो लगभग चीजें यहाँ पे तय, कुछ भी नहीं छूटा था। और साथ में देखिए क्या नहीं पढ़े वो मैं दिखा रहा हूँ। इन्हें डाली तो मान लो उन्होंने कवर किया, थोड़ा सा कम है, मान की जगह अलग है। किंसियोलॉजी को भी उन्होंने पूरी तरीके से नहीं दिखाया, उन्होंने तो बहुत सारी चीजों को यहाँ भी काट दिया है। क्या क्या काटा था देखिए, उन्होंने न्यूटन्स लॉ की चर्चा नहीं की है, उन्होंने जॉइंट्स की चर्चा की थी, उन्होंने स्ट्रक्चर की चर्चा की थी, उन्होंने मूवमेंट की चर्चा की थी, उन्होंने इक्विलिब्रियम की चर्चा नहीं की, उन्होंने ग्रेविटी की नहीं बताया, उन्होंने फोर्स और प्लेन और एक्सिस की भी चर्चा स्पेशल नहीं की है। और देखिए उनमें क्या था, स्पोर्ट मेडिसिन में अगर आए यूनिट नंबर 6 में, तो वहां पे और यहाँ पे उन्होंने स्पेशल कॉमन जो डिफॉर्मिटीज है, जो विकृति है, जो अभी देखा होगा आप लोग एलपीजीआईसी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशल एक ही टॉपिक से, कॉमन डिफॉर्मिटी से, यहाँ से, जो इसमें अलग से नहीं दिया विकृति को, स्पोर्ट इंजरी को इन्होंने दिया है। कॉमन स्पोर्ट इंजरी मान लो इन्होंने दिया, उसी टॉपिक में है, ट्रीटमेंट भी दिया है। ये भी टॉपिक उन्होंने प्रोसीजर और स्पेशल मसाज को भी उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। मसाज में क्या करो, मसाज में मान के चलो किया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो दिखाया है ना कि थेरेपी में कि जो वाटर के माध्यम से, इलेक्ट्रिक के माध्यम से, वो सब उसी में आ जाएगा, मान के चलो कि है। हेल्थ एजुकेशन में यहाँ देखिए तो यहाँ वहां में भी अंतर है, डिजीज को वहां सामान्य तरीके से दिखाया गया है, कम्युनिकेबल डिजीज को यहाँ पे पूरे तरीके से हेल्थ एजुकेशन में फुल चैप्टर था। न्यूट्रिशन को भी वहां पे अलग से बहुत अच्छा नहीं दिखाया गया है, पर्सनल हाइजीन को उन्होंने दिया है। तो ये भी चैप्टर जो यूनिट 6-7 था, यहाँ से हर बार बहुत सारे प्रश्न, और स्पेशल अगर जाकर के देखो पीजीटी में तो न्यूट्रिशन से तो स्पेशल बनता ही बनता है, वो कोई कह नहीं सकता कि बनेगा कि ना बनेगा, कम या ज्यादा, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए यूनिट नंबर 7 की तो मैंने ऐसे ही चर्चा कर दी कि यूनिट नंबर 7 जो उन्होंने दिखाया है वो चाहे जैसे भी दिखाया हो, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे खेल काटे हैं। कौन कौन से देखिए वहां पे खेल उन्होंने काटे, अगर उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना हो तो क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्रिंसिपल स्पोर्ट ट्रेनिंग एथलेटिक्स मान लो उन्होंने दिया है, फुटबॉल को दिया है, हॉकी को दिया है, शायद वॉलीबॉल को भी दिया, बास्केटबॉल को भी दिया है, खो खो को भी दिया है, शायद कबड्डी को भी दिया है, बॉक्सिंग नहीं दिया है, जिम्नास्टिक नहीं दिए, क्रिकेट को नहीं दिए हैं, हैंडबॉल नहीं है, बैडमिंटन भी शायद नहीं है, लॉन टेनिस भी नहीं है, स्विमिंग भी नहीं है, और योगा भी नहीं। उन्होंने 5-6 टॉपिक पूरे मिला के दिए थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 वालों की 6 के बाद एथलेटिक्स अलग से था। 2 टॉपिक की तो वहां पे चर्चा ही नहीं हुई है, किसकी, स्पोर्ट ट्रेनिंग और टेस्ट एंड मेजरमेंट। उसमें हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा कि इनकी भी चर्चा कहीं पे हुई हो। देख लीजिए आपके सामने पूरा सारा कुछ चैप्टर पूरा है, ये जो वहां का है वही तो मैं दिखा रहा हूं कि वहां पे हमने देखा कि कहीं भी इनकी चर्चा नहीं हुई है। या तो कल तक वेट कीजिए, अगर इसीलिए मैं बार वहां पे देने वाला था, ये भी वहां का लगाया गया जो वेबसाइट पे है, उस वेबसाइट से निकला है। एक का भी आप लोग डाउनलोड करोगे तो एक वहां पे और दिख रहा है नए तरीके से। हमने कहा यदि किसी के पास 2022 का जो गजट वाला प्रोफाइलर है, उसमें जो उन्होंने चैप्टरों को डिवाइड किया है, क्योंकि उन्हीं से निकाल के ये भी छापे जाते हैं, ये भी कुछ जो भी बुक सेलर है या कह लो कि जो भी यहाँ की कुछ व्यवसाय है जो चलाते हैं बुक्स वगैरह, उन्होंने इसको यहाँ पे दिया है। ये पहले का भी हो सकता है। 2022 में जो करंट वाला सिलेबस उन्होंने गजट के समय दिया था, यदि किसी के पास हो तो वो भेजेंगे, नहीं तो मैं कल उसको निकालूंगा। ऐसे में अगर वेबसाइट खोलेंगे अभी सब कॉमन गूगल वगैरह पे तो 2-3 तरीके से आपको दे रहे हैं। फिर भी हमारा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस आप पढ़ लिए हो, जिसका नोट्स आप बना लिए हो, वह हमारे हिसाब से यही का नहीं, अगर स्पेशल यूपी की बात की जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है। यूपी के बाहर यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां के लिए भी आई थिंक सबसे बेस्ट है। वहां पे कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छूटा है। मास्टर डिग्री तक की बात करता हूं, सिर्फ स्टैटिक्स और रिसर्च, इन 2 चैप्टरों को हटा दिया जाए तो मास्टर डिग्री तक
ऐसा कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे रहता है जो यहाँ पे ना दिया गया हो। कहाँ पे? एलटीजीएक्सी वाले सिलेबस में। अब किसी को डाउट है, कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, बाकी तो फिर क्लास जो मुझे चलाना है मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, क्योंकि मैंने सिलेबस को भी देखा है, मैंने पेपरों को भी देखा है। आपको इसलिए सिर्फ रिदमिक होने की जरूरत है, सिर्फ रिदमिक। मैं बता दूं, आप जिस लगन से, जिस मेहनत से पिछले 2-3 महीनों से प्रिपरेशन किए हो, ऐसे में तो करने वाले बहुत सालों साल किए हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलता हूं। फिर भी जिन लोगों ने अपने आप को कंसंट्रेट किया था, सही दिशा देने का प्रयास किया, कोई क्लास मिस नहीं की, उनको लगा कि अब हमारा सिर्फ एक ही एम है और वो है फिजिकल एजुकेशन की तह तक जाना। वो तह तक पहुंच गए, उनको मैंने वहां तक पहुंचा दिया है जहां पे वो खड़े होकर के 10, 20, 50 लोगों से खुल के बात कर सकते हैं। सिलेबस ही नहीं, सिलेबस के अलावा भी कॉन्सेप्ट में बात कर सकते हैं। जो लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है या तो डेली क्लास नहीं किए हैं या वो डेली उन टॉपिक्स पे चर्चा ही नहीं कर पाए जिन पे उन्हें डिबेट करनी थी। हम लोग तो डेली डिबेट करते हैं, कोई भी टॉपिक आता, कोई प्रश्न आता, मैं खुल के आपसे पहले पूछता हूँ क्या होगा बताओ। कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐसा गूंथ लिए हैं दिमाग में कि वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि वो क्या उनका खुद का एक रिसर्च है, उन्होंने उस पर कुछ ना कुछ अपना कुछ का मत व्यक्त किया है। अब बताइए, आप इस सेशन में कुछ बच रहा है या मैं अपने तरीके से जो है उसी को ही स्टार्ट करूंगा? जिनको आज भी कुछ बोलना है वो आज अपनी बातों को रख सकते हो, बाकी कल से मैं अपने तरीके से ही, कल नहीं 1-2 दिन भी और रेस्ट करने की जरूरत है। मैंने कह दिया था टेस्ट पेपर में जानबूझ के 1-2 ही डाल रहा हूं, सिर्फ आपको समझने के लिए कि आप रिदमिक है, क्योंकि ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा जो प्रेजेंटेशन है, अब अधिकता जिसे बोलते हो, अगर पीपी जो प्रिपरेटरी टाइम है जिसे प्रिपरेशन का टाइम बोलते हो, उसके बाद कंपटीशन टाइम है, कंपटीशन टाइम के बाद है क्या बेटा, जिस संक्रांति काल बोलते हो, ट्रांजिशन पीरियड। तो ट्रांजिशन पीरियड में वास्तव में हम लोग हैं, उसमें हम भी हैं, हमें भी सोच विचार करने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी देखने की जरूरत है। हाँ, आपको हमसे कहीं दिक्कत हो रही हो तो आपको नहीं बताऊंगी कि सर क्लास नहीं चले, थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है, ठीक है। पढ़ाने में कल भी आज ही चालू कर देता, मुझे क्या करना था, लेकिन जब नए सिरे से चलना होता है, नए तरीके से एक बार उठाना होता है, तो एक बार थोड़ा सा होल्ड। हाँ, इसको आप टाइम नहीं बोल सकते हो, या आप टाइम नहीं है, मतलब पूरी तरीके से खिलाड़ी कभी रेस्ट नहीं करता है। कंपटीशन खत्म होता है, जो भी रिहैबिलिटेशन होनी है उसको, चाहे मसल्स में चोट लगी है, चाहे मानसिक रूप से परेशान है, चाहे कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसे में उसको एक जो शॉर्ट में मतलब फ्री छोड़ा जाता है। वो इतना है बॉन्डिंग एक्टिविटी एक्सरसाइज के माध्यम से वो भी ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज है जो 1 यूनिट का मैं दे देता हूँ, एक्सरसाइज आती है कि आप जानते हो कि हम लगे हैं, और यदि आपको विश्वास है तो आई थिंक मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस टारगेट को इससे ज्यादा अच्छा करके दिखाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा सरल लेवल है उसका। लेकिन हमको ऊपर जाना है, सीटों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है, इसलिए पिछले बार की तुलना में अधिक मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है बेटा। कुछ बोला किसी को सिलेबस के माध्यम से, सिलेबस के बारे में, या कुछ और भी पूछना है एलटीजीआईसी के बारे में कि सर प्रिपरेशन आगे कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे उसको की जाए? तो अभी सब सिलेबस आज समझाए हैं, उसको कल से शुरू करेंगे या परसों से? हमारा मन था, जो हमारा बेसिक मन था, 25 को है संडे, 26 को है मंडे, 26 जनवरी। 26 जनवरी का क्लास लेने का मन थोड़ा सा कम था मेरा। नहीं तो 26 जनवरी से या तो शुरू कर दीजिए। 26 जनवरी एक मतलब अच्छा दिन है, कोई दिक्कत है, 26 को चालू कर लो, 26 से चालू कर लो, लेकिन चैप्टर शुरुआत से चलेगा और हमारे पास शुरुआत है, मतलब यूपीटीजी के अकॉर्डिंग जो अभी समझाए हैं, ठीक है। जिनको भी किसी प्रकार की समस्या होगी, कुछ भी बोलना होगा,
वो हमसे पर्सनल भी बोल सकते हो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा देने का जो टाइम है, हम तो ये जानते हैं कि जितना हम आप मिलकर वर्क करते हैं, अध्याय को जितना भी टेस्ट वगैरह हम लगाने के लिए आपको देते हैं, सिर्फ कुछ ना आदमी करे, सिर्फ उसमें ही अगर वो अपने टाइम को स्पेंड कर ले तो भी उसका 2 से 3 घंटे स्पेंड हो जाता है। और मेरे हिसाब से जो अभी का ये न्यू स्टार्टिंग है, जो प्रिपरेटरी टाइम जो आ रहा है, इसमें 2 से 3 घंटे अगर पढ़ाई के लिए दे रहे हैं तो आई थिंक बहुत है अभी के लिए। आगे तो आपके पास जितना मैक्सिमम टाइम है वो आप मैनेज करोगे। समझ गए बेटा? तो 2 दिन और रेस्ट, और इन 2 दिनों में कोशिश होगी कुछ नई चीजें देखते रहे आपको। अभी थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए ऐसे में हम भी सुबह जाते हैं तो शाम को 6 बजे 7 बजे लौट के आते हैं, क्योंकि जो कार्यशाला हम लोग की चल रही है वहां पे राज्य शिक्षा संस्थान में थोड़ा सा मतलब लगने वाला था, मतलब मेंटली वर्क बहुत ज्यादा होता है मेंटली वर्क। सुबह से बैठते हैं तो लगता है कि शाम कितनी जल्दी हो गई, कभी कभी तो करीब 5 बज गया, 5:30 बज गया, और जबकि 10 बजे कलम उठ जाती है तो राइटिंग चालू ही रहती है लगातार। खाना खाने का टाइम, चाय का टाइम, 2-3 टाइम निकाल दूं तो सारा टाइम इसी लेता हूँ, फिर भी वो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, मैं बताऊंगा। ठीक है? एक टेस्ट पेपर, 2 टेस्ट पेपर जो आप कहेंगे कॉमन, जरूरी नहीं कि सुपर संडे के हो, जरूरी ये है कि जो डिफरेंट एग्जाम हुए हैं उनके सिलेबस को ही चाहे देखते रहे। जैसे 99 का पेपर दे दिए थे, जो नए पुराने होंगे उन्होंने किया होगा, थोड़ा समझा होगा, क्या वो समय लेवल ऐसा था। अगर अब पेपर आ जाए इसको तो हम अगर 100 आता है या 120 आता है, 125 आता है तो हम 125 में 110 कर सकते हो, अभी कर सकते हो। ये गट्स आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आप 110 के ऊपर करना चाहिए वो अगर इसी समय यूपीटीजीटी लग जाता तो समझिए, अगर ये एग्जाम ये मार्च या लगा दिए होते, फरवरी लगा दिए होते, तो हम बता रहे हैं कि जो कहते हैं ना कि निशाना 100 वाले पे लगता, मतलब कि 10 नंबर है चलिए तो 20 नंबर वाले में लगता, वास्तव में लग जाता। जी सर। इस समय मन बहुत अलग था, पढ़ने का जो मोड बना था ऐसा बना था कि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ भी ना छोड़ने का मन होता है। सर वो अपना दिमाग लगाए ना, ऐसे अगर अभी दे देंगे तो उनको रिजल्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा सर, कि किसको करें आगे। सब वहां जो बैठे बेटा एक से बढ़ के एक है, इसलिए आप बिल्कुल आप उसको हम हर समय इस बात को कहते हैं कि किसी भी घटना को आप पॉजिटिव वे में लो। अगर नेगेटिव वे में लेना चालू किए तो हर जगह परिस्थिति बेकार होगी। आप कुछ गलत भी देखते हो ना, कभी कभी कुछ घटना ऐसे होते हैं घर में, परिवार में, बगल में, पास पड़ोस में, मित्र मंडली में, आप उसको हर समय पॉजिटिव लेने का प्रयास करो। अगर नेगेटिव लेना चालू किए तो सिर्फ आप उलझोगे, दूसरों को उलझा नहीं पाओगे। और यदि आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरों को आप उलझा रहे हो, अपने आप को संतुष्ट रख रहे हो। तो अपने आप को संतुष्ट रखने की जरूरत है, ठीक है? इसलिए कोशिश की जाए कि कोई आपको ना उलझा पाए, आपको देख के वो उलझ जाए। आपको उलझाने की जरूरत नहीं है, आपको देख के उलझ जाए, ये माहौल आपको बनाना है। अगर आपको जून तक का समय मिला है तो आप उसको ऐसे देखिए कि यार अगर फरवरी में होता, अगर यहां तक करते तो जून का टाइम हमारे पास है। अब तो बस डेली हमको कंटिन्यू रहना बस। और मैं सही बताता हूँ, आप सिर्फ पढ़ाई से ना हटे, सिर्फ पढ़ाई से ना हटे, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। बाकी मैं ये जान गया हूं कि जितने भी लोग डेली क्लास करते थे उन्हें सबके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई है कि किसी जगह किसी पेपर में आपको बिठा दिया जाए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय में आ जाओगे, लेकिन हाँ जो मेरी कई आंकड़ा होगा उसमें 100% आ जाओगे, क्योंकि आप नितनिक रहे हैं। जी। अरे सर अभी एक अपने ग्रुप से एक लोगों से बात हो रही है, 97 क्वेश्चन उनका है। उन्होंने कहा सर कि मेरा इसलिए सर नहीं हुआ है कि मैंने मेहनत बहुत की। उन्होंने कहा मैं इसलिए मेरा हुआ है कि मैं विनोद सर से लगा रहा काफी दिनों से, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ, और नहीं तो पढ़ने को तो सब लोग मेहनत कर।
हमने यही कहा, हम ये कभी नहीं कहे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या हमको बहुत अच्छा आता है। हम कभी इस चीज को दूसरों से कंपेयर नहीं किए। और मेरी एक आदत है, मेरे सामने चाहे जितने लोग जैसे भी पढ़ाते हो, चाहे जितना अच्छा पढ़ाते हो, चाहे कुछ भी हो, हमने कभी उनको ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी अपनी तुलना दूसरों से करने का प्रयास नहीं किया। हमें लगा कि मैं जो पढ़ाता हूं वो सही दिशा हमारी है। अगर मैं आज थोड़ा अगर अपने आप से संतुष्ट नहीं होता हूं किसी भी टॉपिक को लेके, तो मैं आपको बताने का प्रयास नहीं करता हूं। मैं सीधी सी बात है, मैं संतुष्ट नहीं हूं तो इसका मतलब मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता हूं, कितना भी मैं प्रयास कर लूं, क्योंकि वो यहां से नहीं निकलेगा, वो सिर्फ यहां से निकल के यहां से गायब हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना है या पढ़ाना है, दोनों मैं बता दूं कि उसमें पहले आपको स्टडी की जरूरत है। जैसे आप स्टडी करके एग्जाम देते हो, मैं सोचता हूं मैं स्टडी करके आपके सामने एग्जाम देता हूं डेली, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हर उस चीज को फेस करने की जरूरत है जहां पे आप रुके हो। और मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, यहाँ पे जो और आपका तालमेल है, वो तालमेल है सिर्फ कंटिन्यूटी का। मैं कंटिन्यू आपको रखा हूं, इसी का फायदा आपको मिलता है और कुछ भी नहीं। मैं कंटिन्यू ना रहूं, मैं आपको छोड़ दूं, मेरी आदत है, चाहे कितना भी विषम परिस्थिति में मैं गया हूं। यहां तक कि जिस दिन हमारी बुआ जी का देहांत हुआ था, हमारे घर में भी कुछ छोटी मोटी ट्रेजेडी हो गई थी, उस दिन भी मैं आपके साथ कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ही लगा था, लेकिन लगा था। मुझे लगता था यार इतना टाइम हो गया, कुछ ना कुछ बच्चों को दे देना चाहिए, कुछ वो लोग करते रहे, चल जैसे करते रहे। तो ये क्या है, हमारा जब 24 घंटा आपके ऊपर दिमाग होता है तो आपका दिमाग 24 घंटा हमारे ऊपर चलता है, क्योंकि आप जानते कुछ ना कुछ आने वाला होगा। आया क्या, अगर आया तो देखें क्या आया, कैसे आया, कुछ तो मिलेगा। ये कंटिन्यूटी हमारी आपकी है। मैं यहां से कहीं बाहर निकल जाऊं और पता लगा कि मैं वहां चल जाऊं, आपको भूल जाऊं। यार एक हफ्ता छुट्टी मतलब छुट्टी, छुट्टी का मतलब छुट्टी। वो क्या है, वो क्या है, वो हमारे आपके तालमेल को खत्म कर देता है। आप एक हफ्ते की, जब आप सोचिए जब समर वेकेशन होता है स्कूलों में, हम समर वेकेशन में पूरी तरीके से बंद करके स्कूल आते हैं, कोई बच्चे स्कूल से नहीं होता है। जब एक बार पुनः जाते हैं तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है, नया नया कुछ लगता है। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या करते मेंटेन रख रहे हैं, वो हमारे आपके बीच का जो गैप है कम ना होने पाए। आपका संबंध हमसे कभी भी आपको कोई जरूरत पड़ती है, फोन करके मैसेज करके कभी भी आप रिप्लाई कर मानते होंगे, मैं जरूर चाहे जितना बिजी हूं दूंगा जरूर। फोन एक बार हो सकता है उठाता हूं, की बात है, मैसेज आया तो 100% जवाब जाएगा आपके पास में। ठीक है बेटा, एक नई ऊर्जा के साथ हम सभी लोग 26 जनवरी से अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। एक बार और माइक बंद कर दी।